7 अरब के करीब आबादी है दुनिया की। तकरीबन 7 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं। उस आबादी में तकरीबन 2.5 बिलियन लोग यानी 2.5 अरब लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट के खेल को शौक़ से देखते भी हैं, क्रिकेट के खेल को पसंद भी करते हैं। बल्कि इंडिया पाकिस्तान यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है हमारा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, इस इलाके में तो क्रिकेट को ऑलमोस्ट रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। क्रिकेट की स्पोर्ट को मुकद्दस या सीक्रेट समझा जाता है। और इस क्रिकेट की खेल की ये जो क्रिकेट का लैंडस्केप है, इसका सबसे बड़ा एक्स्ट्रा वेगेंजा इवेंट जो है वो आजकल इंडिया का इंडियन प्रीमियर लीग है यानी कि IPL है। 1 घंटे का आपका टाइम चाहिए। वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो लोग जो बिजनेस की दुनिया से तल्लक रखते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से जो लोग तल्लक रखते हैं या उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आपको 1 घंटे में हम ये समझाएंगे कि ये जो IPL का एक्स्ट्रा वेगेंजा है, ये जो IPL का शो लगता है हर साल इंडिया में, इसके मोरक़ात क्या हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसको स्टार्ट करने की वजह क्या थी, ये जो पैसा आज आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट के अंदर अमूमी तौर पर जो आप पैसा देखते हैं, इस पैसे का ओरिजिन क्या था, ये कैसे डिसाइड किया गया कि एक खेल जो कि एक स्पोर्ट है जिसको पूरी दुनिया के चंद मुल्कों में खेला जाता है, उसको कैसे मोनेटाइज करना है। और इसको मोनेटाइज करने के नतीजे में जो ताकत और जो पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास आया, तो आज जो डोमिनेंस हम देखते हैं इंडियन क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, ये जो छाप हम देखते हैं हर टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट की, इस छाप के पीछे जो है वो किस किस्म के फैसले थे जिसकी वजह से आज जो लैंडस्केप है पैसे का भी, एंटरटेनमेंट का भी, और जो डोमिनेंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ICC के ऊपर, उसकी एक्चुअल वजह क्या थी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि IPL जो है वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो उनके भी ख्यालात तब्दील हो जाएंगे इस बात को सुन के कि जब IPL को चलाने का, बनाने का फैसला किया गया, तो ये सोचा गया कि IPL जो है वो एक सिर्फ क्रिकेट या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं होगा, बल्कि IPL एक मेड फॉर एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट होगी, यानी एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट व्हीकल जो कि दुनिया में जो लोग TV देखते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को देखते हैं, वो कैप्टिवेट हो जाए। जब IPL को बनाया गया तो इसके बनाने वालों ने ही कुछ फैसले किए, और जिसका सबसे पहला फैसला ये था कि जो मैकेनिक्स है दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अमीर तरीन स्पोर्ट्स लीग की, यानी नेशनल फुटबॉल लीग अमेरिका की और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका की, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको देखते भी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी जनरेट होता है, उसकी मैकेनिक्स को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाए और एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाए। IPL की स्टोरी के अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम हैं। IPL की स्टोरी के अंदर शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं वो भी शामिल हैं, प्रीति जिंटा जो अपने ज़माने की और इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेसेस के अंदर जिनको समझा जाता है वो भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, इनका नाम भी इसके अंदर आता है। जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डिज्नी मीडिया ग्रुप, फिलिप मॉरिस जो कि एक टोबैको बनाने की कंपनी है, उसके अलावा रूपर्ट मर्डॉक जो इनफेमस रूपर्ट मर्डॉक हैं, जो न्यूज़ कॉर्प के मालिक हैं और एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप चलाते हैं दुनिया का, वो भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा रिलायंस जो इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसका नाम भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो गूगल है, गूगल ने भी अपना हिस्सा डाला हुआ है IPL के अंदर। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी चीज़ को जोड़ने वाली जो बाइंडिंग पर्सनैलिटी है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल, इंतहाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है, जिसके जहन में IPL को बनाने का फैसला हुआ। IPL की स्टोरी के अंदर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, IPL की स्टोरी के अंदर इंटरवेंशन बाय द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, IPL की स्टोरी के अंदर आर्म ट्विस्टिंग, IPL की स्टोरी के अंदर डूबियस मालिकान, IPL की स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा, IPL की स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियाँ हैं जिससे गुज़र के, जिसके इर्तका से गुज़र के ये जो परफेक्ट प्रोडक्ट आज हम देखते हैं 2025 में, इसको क्रिएट भी किया गया, इसको सही भी किया गया। इस वक्त IPL जो है एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर, सेकंड रिचेस्ट लीग समझा जाता है, स्पोर्ट्स लीग IPL को। वो लीग जो 2008 में स्टार्ट हुई, उस लीग को तकरीबन 20 गुना उसकी वैल्यू जो है वो आज के दिन तक इंक्रीज़ हो चुकी है। तकरीबन जो तखमीना लगाया जाता है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है, आज IPL के ब्रांड की मालियत तकरीबन $16 बिलियन है, सेकंड ओनली टू नेशनल फुटबॉल लीग ऑफ अमेरिका।
और कहते हैं कि अगले आने वाले 10-15 सालों में आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे रिचेस्ट लीग होगी, जो कि इंडिया के एक आइडिया से स्टार्ट हुई। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। मैंने इस वीडियो की शुरू में आपसे 1 घंटे का टाइम मांगा था, शायद 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगा था। अगर आप ये कहानी तफसील से सुनना चाहते हैं कि आईपीएल का जेनेसिस कैसे हुआ, मगर आईपीएल के जेनेसिस से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिकेट और इंडिया और क्रिकेट और दुनिया का रिलेशनशिप है क्या, और 1990s के अंदर एक्चुअली जो है वो लैंडस्केप क्या था क्रिकेट का। उससे पहले ज़रा वो आईपीएल के जो कंट्रोवर्शियल फाउंडर हैं ललित मोदी, उनकी कहानी को सुनना, उनकी कहानी को समझना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये के मोदी साहब हैं जो ललित मोदी के फादर हैं, और ये मोदी एंटरप्राइजेस के मालिक हैं। मोदी एंटरप्राइजेस जो है फिलिप मॉरिस, एक अमेरिकन टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक जेवी था उनका इंडिया की मार्केट के अंदर, यानी कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स फिलिप मॉरिस की इंडिया में बेचती भी थी और इंडिया में जो है वो मार्केट भी करती थी। यानी अमेरिकन कंपनी के साथ काम करने का जो है वो पुराना एक्सपीरियंस है मोदी एंटरप्राइजेस का। कहते हैं कि तकरीबन $2.9 बिलियन जो है वो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोदी एंटरप्राइजेस की। तो ललित मोदी जो हैं वो अपने वालिद के मोदी के सोल एयर हैं, और उसकी वजह से उनको जो है वो तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। 1990 की दिहाई का दौर है, और इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर कोई ख़ास स्पोर्ट्स लीग्स का या स्पोर्ट्स को टीवी पे देखने का कोई ऐसा माहौल अभी तक बना नहीं हुआ। तो पहले जो है वो ललित मोदी जो हैं वो पेस यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र लेके जो है वो ड्यूक यूनिवर्सिटी जाते हैं। जो लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई मिलती है। बास्केटबॉल को बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल खेली भी जाती है और उनकी टीम भी खासी अच्छी है। तो वहाँ पे ललित मोदी ये देखते हैं कि जो बास्केटबॉल है और जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है अमेरिका के अंदर, और स्पेशली जो नेशनल फुटबॉल लीग होती है अमेरिका के अंदर, यानी मंडे नाइट फुटबॉल, और उसके अलावा जो सुपर बोल है, सुपर बोल जिन लोगों को नहीं पता वो NFL नेशनल फुटबॉल लीग के सीज़न के आखिर में जो फाइनल खेला जाता है उसको सुपर बोल कहते हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स से मोनेटाइज्ड है सुपर बोल। अमेरिका के अंदर डेमोग्राफिकली ख़वातीन, बच्चे और जो बड़े हैं वो बहुत शौक़ से ये प्रोग्राम देखते हैं। तो एक आइडिया जो है वो ललित मोदी साहब के जहन में आता है कि इंडिया के अंदर भी हम किसी ना किसी चीज़ को इस तरह मोनेटाइज करके जो है, यानी स्पोर्ट्स को मोनेटाइज करके टीवी पे चला सकते हैं। देखिए, कहते ये हैं कि सक्सेस जो है उसके बहुत सारे टेकर्स होते हैं। सक्सेस जो है वो हर आदमी कोशिश करता है कि उसका नाम सक्सेस से जुड़ा हो, और ये जो फेलियर होता है यतीम होता है, यानी फेलियर जो है वो एक ऑर्फन होता है। आईपीएल की स्टोरी के अंदर ललित मोदी जो है वो पिवटल है, मगर बहुत सी जो बातें की जाती हैं आईपीएल के बारे में, बहुत से लोग जो है वो आईपीएल के सक्सेस को ओन करना चाहते हैं। मगर अगर आप डेटा पे गौर करें तो एक्चुअली आईपीएल की स्टोरी जो है वो एक्चुअली ललित मोदी की भी स्टोरी है, जिन्होंने आइडिया आईपीएल का जो है, जिसका इर्तिका और जिसकी जो बुनियादें हैं वो एक्चुअली ललित मोदी की स्टोरी के अंदर है। तो 1990s में जब ये ललित मोदी ये देख लेता है कि अमेरिका के अंदर स्पोर्ट्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोनेटाइज कर दिया गया है, तो वो डिज़नी एंटरटेनमेंट चैनल के पास जाते हैं। डिज़नी एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, और 1990s में जो ESPN है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल था, उसका 80% जो है वो डिज़नी एक्चुअली ऑलरेडी ले चुका होता है। तो ललित जो है वो डिज़नी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम ऑलरेडी एक फिलिप मॉरिस के साथ जेवी किया हुआ है हमने, तो आप हमारे साथ एक जेवी कर लें, जॉइंट वेंचर कर लें इंडियन मार्केट के लिए। यानी मोदी एंटरप्राइजेज रिप्रेजेंट करेगी और एक्सेस देगी डिज़नी को फॉर दी इंडियन मार्केट। जब ये जेवी वो कर लेते हैं तो ललित मोदी जो है और डिज़नी जो है वो 1990s के मिड 1990s में इंडिया की मार्केट में वापस आ जाते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं। जो लोग यंग हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनको हम बताते चलें कि 1990s जो है ये सैटेलाइट टीवी अभी नहीं आया था, केबल का ज़माना था। यानी एक केबल ऑपरेटर 3-4 सैटेलाइट्स लगा के तारों के ज़रिए लोगों के घरों में केबल दिया करता था, और हर इलाके, हर शहर, हर मोहल्ले, हर स्टेट का ये टीवीज़ के अंदर जो न्यूज़ आती थी, जो चैनल्स आते थे, वो मुख्तलिफ हुआ करते थे। इस लैंडस्केप में ललित और डिज़नी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में डिज़नी को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। मगर इसी टाइम के आसपास
दुनिया के सबसे बड़े मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डॉक की भी नज़र इंडिया पे पड़ती है और वो स्टार टीवी के नाम से एक चैनल जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब रूपर्ट मर्डॉक का स्टार टीवी इंडिया में आता है तो जब वो इंडिया का लैंडस्केप देखते हैं तो उनको एक ही बात समझ आती है कि इंडिया में दो चीज़ें चलती हैं, या इंडिया में फिल्में चलती हैं यानी कि बॉलीवुड चलता है, या इंडिया में क्रिकेट देखी जाती है। तो स्टार टीवी जो है वो फैसला करता है कि जो इंडिया के अंदर क्रिकेट दिखाई जाती है इसके राइट्स जो हैं वो हम ले लेते हैं ताकि हम नशर कर सकें और बहुत जल्दी जो है वो पॉपुलैरिटी ले सकें इंडियन ऑडियंस से। तो बहुत ही कम पैसों में जो है वो बीसीसीआई जो है वो मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स जो है वो रूपर्ट मर्डॉक को दे देता है। ये जो इंडिया की क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने अंदर ही। 1990s के अंदर बीसीसीआई और दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपने आप को सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी समझते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि उनका काम जो है वो अपलिफ्टिंग ऑफ क्रिकेट एंड अपलिफ्टिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स है, उस स्टेडियम्स को देखना दुखना है, बाकी बोर्ड के साथ नेगोशिएशन करना है। मगर ये जो मोनेटाइजेशन है, ये जो कमर्शलाइजेशन है, ये ना उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के जहन में होती है कि क्रिकेट को मोनेटाइज कमर्शलाइज करके पैसा जनरेट करके भी तरक्की दी जा सकती है। अभी ये ज़रा आप ये समझ लें कि पुराने वक्तों की स्टोरी है, 1990s में स्टोरी, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग राइट की कुछ इस तरह की है कि 1991-92 सीज़न में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इंडिया एक सीरीज़ खेलने आती है और जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड होता है वो एक कॉल करता है बीसीसीआई को कि भाई हम इस सीरीज़ को जो है वो साउथ अफ्रीका में दिखाना चाहते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जो है कितने पैसे लेंगे आप। उस ज़माने में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी होते हैं, जो इवेंचुअली एक लेजेंडरी चेयरमैन बने बीसीसीआई के, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के, जगमोहन डालमिया साहब, वो और उनका बोर्ड जो है उनको समझ ही नहीं आता कि हम इनको रिस्पॉन्ड कैसे करें, क्योंकि उससे पहले इंडिया का जो स्टेट ओन चैनल है दूरदर्शन, वो इंडियन क्रिकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, इंडियन ऑडियंस को दिखाता है, मगर बीसीसीआई को उसके कोई पैसे नहीं मिलते। तो एक छोटी सी मीटिंग होती है जहाँ पे ये सारा बोर्ड बैठता है और वो ये सोचते हैं कि $10,000 मांग लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इनकी वैल्यू क्या है। तो कोई शख्स उस बोर्ड में ये कहता है कि 10,000 कम है, बड़ा मुल्क है, हम वर्ल्ड कप हम जीते हुए 83 का, तो 20,000 मांग लेते हैं। तो $20,000 के साथ बीसीसीआई कॉल करता है साउथ अफ्रीकन बोर्ड को कि हम $20,000 मांगते हैं। इससे पहले कि बीसीसीआई अपनी ऑफ़र करे $20,000 की, साउथ अफ्रीकन बोर्ड जो है वो उनको कहता है कि वी विल पे यू $200,000, यानी $2 लाख आपको देंगे ब्रॉडकास्ट करने के, जिसको सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं बीसीसीआई वाले कि आज तक क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग की 1% पाई जो है वो आपको, हमें जो है वो दूरदर्शन ने नहीं दी है। और इस बात के बाद एक लीगल बैटल इंडियन कोर्ट्स के अंदर शुरू करता है बीसीसीआई, और फाइनली इंडियन कोर्ट से डिसाइड करते हैं कि जो सोल राइट्स हैं किसी भी किस्म की क्रिकेट को इंडिया में दिखाने के, उसका सोल राइट्स का ओनर बीसीसीआई है। अगर दूरदर्शन भी टीवी पे दिखाएगा इंडियन क्रिकेट को तो वो पैसे देगा बीसीसीआई को। ये जो फैसला है ये बैकबोन है आज के आईपीएल की, कि एक्चुअली इसके राइट्स किसके पास हैं, जिस दिखाना किसने, पैसे किसको मिलने हैं। उसके बाद जो टेंजेंट एक आपको बता दें कि 2001 में जब जगमोहन डालमिया चेयरमैन बने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने सेंट्रल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम स्टार्ट किया, जहाँ पे जो सोल एम्प्लॉयर था इंडियन क्रिकेटर्स का वो सिर्फ बीसीसीआई थी। उससे इस बात का फैसला कर लिया गया कि इंडिया में अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है तो वो नौकरी जो है वो बीसीसीआई की कर रहा होगा। ये जो सेंट्रल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भी बैकबोन हैं, ये भी बुनियाद हैं आज के आईपीएल की, कि अगर आईपीएल होगा, इंडियन प्रीमियर लीग होगी, चाहे कोई भी लीग हो, चाहे डोमेस्टिक लीग खेली जा रही हो इंडिया के अंदर, तो उसका जो मालिक होगा, उसका जो एम्प्लॉयर होगा वो बीसीसीआई होगा। अच्छा जी, डिज्नी और ईएसपीएन की कहानी को लेके दोबारा चलते हैं। डिज्नी जो है वो लॉन्च हो गया इंडियन मार्केट के अंदर। स्टार टीवी जो 1990s में लोग टीवी देख रहे थे केबल पे, उनको भी पता होगा कि स्टार से बड़ा कोई चैनल नहीं था इस खित्ते के अंदर। इंडिया पाकिस्तान में भी स्टार को बहुत शौक से देखा जाता था। तो डिज्नी जो है वो कोशिश करता है ईएसपीएन के साथ कि हम इंडियन क्रिकेट को हम भी दिखाएं, और एक टसल चल पड़ती है डिज्नी और स्टार के दरमियान। मगर फाइनली जो है वो 1996 के आसपास, यानी 1996 के पास आते आते डिज्नी और स्टार ये फैसला करते हैं कि इस लड़ाई का नुकसान हम दोनों को हो रहा है, तो आपस में एक मर्जर कर लेते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये था कि रूपर्ट मर्डॉक उस कंपनी को बनाने में एक शर्त रख देते हैं, और वो ये रख देते हैं कि ललित मोदी और मोदी एंटरप्राइजेज जो 50% ओनर हैं स्टार डिज्नी के
इंडियन बिजनेस के, उनको फारिग करना पड़ेगा। और फाइनली जो है जब ये मर्जर होता है तो ललित साहब की नौकरी चली जाती है और उनको फारिग कर दिया जाता है, और यहीं से जो है वो एक फ्यूड स्टार्ट हो जाता है, यहीं से एक दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है रूपर्ट मर्डॉक की और ललित मोदी की। ये जो आईपीएल और इंडियन क्रिकेट की स्टोरी है, इसमें इस तरह के फ्यूड्स, इस तरह के मसले, ये जो पर्सनल ग्रजेज हैं, ये आगे जो है वो तवातर से आते रहेंगे, और इसलिए ये स्टोरी जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। तो ललित जो है वो फारिग हो जाते हैं, स्टार और डिज्नी का मर्जर हो जाता है, इंडियन क्रिकेट जो है वो उनके नेटवर्क पे दिखाई जा रही है। मगर ललित जो है वो अब जब फारिग हो गए और एक तरह की डोलड्रम्स में चले गए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब जो है वो रूपर्ट मर्डॉक से बदला कैसे लिया जाए। और वो ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो वेपन है, जो सबसे बड़ा ताकत है स्टार के पास, वो इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। मगर ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ये एक्चुअली बीसीसीआई देता है टू स्टार नेटवर्क। तो इनको वापस कैसे लिया जाए, इनको मार्केट से फारिग कैसे किया जाए। और वाहिद तरीका ये होता है कि इन राइट्स का फैसला जो है वो बीसीसीआई का बोर्ड करता है। बोर्ड में कैसे जाना होता है, इंडिया के अंदर आज भी ये रूल है कि अगर आपने बीसीसीआई के बोर्ड में जाना है तो किसी स्टेट बोर्ड को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या आप उसके प्रेसिडेंट हो या उसके बोर्ड मेंबर हो। तो ललित के पास जो वाहिद चीज़ होती है वो ये होती है कि वालिद साहब के पास पैसा बहुत होता है और एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से होते हैं। जो ललित मोदी की फैमिली है, इनका तल्लक गुजरात स्टेट से है। तो वो फाइनली जो है वो अपना इन्फ्लुएंस पैसा इस्तेमाल करके फाइनली 2003 में जो है वो राजस्थान के क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं एज मेंबर, और कुछ ही अरसे में वो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। मगर फाइनली 2005 के अंदर वो टाइम आता है जब ललित मोदी की दरीना ख्वाहिश पूरी होती है और उनको बीसीसीआई के बोर्ड में एंटर कर दिया जाता है। और यहाँ से जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ललित की भी, यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीसीसीआई की भी, वो भी स्टार्ट हो जाती है। और पहले ही 2 महीने के अंदर जब ललित जो है वो बोर्ड एंटर करते हैं बीसीसीआई का, तो सबसे पहले वो जाते हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप होती है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की, जो सहारा इंडिया ग्रुप के पास होती है। सबसे पहले वो सहारा इंडिया ग्रुप के पास जाते हैं। आपको ये सुन के हैरत होगी कि बिफोर ललित मोदी एंटर्स दी बीसीसीआई, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट, सहारा इंडिया सिर्फ $100,000, $1 लाख में बीसीसीआई ने सहारा इंडिया को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है टू स्पॉन्सर द प्लेयर्स और द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। ललित सहारा इंडिया के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये जो है वो गेम नहीं चलेगी। पर डे, एवरी डे दैट यू स्पॉन्सर द नेशनल क्रिकेट टीम $1 मिलियन देने होंगे, $10 लाख देने पड़ेंगे। अच्छा, उस ज़माने में जो चूँकि T20 लीग्स तो थी नहीं, जो टेस्ट और वनडे मिला के जो है वो ऑलमोस्ट 105 दिन 105 डेज जो है वो इंडियन नेशनल टीम क्रिकेट खेला करती थी, जो उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी। तो दैट वुड मीन के तकरीबन $105 मिलियन जो हैं वो सहारा इंडिया को देने पड़ेंगे अब इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने के लिए। थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ के बाद $100 मिलियन के अंदर सहारा इंडिया जो है वो अग्री कर जाती है, और एक ही झटके में जो है वो बीसीसीआई का रेवेन्यू जो है फ्रॉम $100,000 $100 मिलियन $100 मिलियन पे चला जाता है। उसके बाद जो है वो सेकंड जो गेट स्पॉन्सरशिप है, यानी वो जो कपड़े इंडियन क्रिकेट टीम पहनती है, उसका भी कोई स्पॉन्सर नहीं होता। एक ऑक्शन की जाती है, उसके पीछे भी बीसीसीआई का बोर्ड और ललित मोदी होते हैं, और जो नाइकी, पूमा, एडिडास, ये जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्सवेयर की कंपनीज हैं। और फाइनली जो है इस ऑक्शन में $52 मिलियन में नाइकी जो है वो गेट स्पॉन्सरशिप ले लेती है इंडियन क्रिकेट टीम को, यानी कि पहले 2 महीने के अंदर $150 मिलियन जो हैं वो ललित मोदी और उनका बीसीसीआई बोर्ड जो है वो अपना रेवेन्यू पक्का कर लेता है। मगर फाइनली वो टाइम आता है जिसकी इंतज़ार ललित मोदी जो हैं काफ़ी सालों से कर रहे होते हैं, यानी बदले की आग उनकी जो भड़क रही होती है उसको आग को ठंडा करने का टाइम हो जाता है। और कहते हैं ये है कि ललित मोदी एक 1-on-1 मीटिंग रखते हैं रूपर्ट मर्डॉक से। रूपर्ट मर्डॉक के दफ्तर में वो जाते हैं और उनको कहते हैं कि $15-16 मिलियन $15-16 मिलियन का ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है टू ब्रॉडकास्ट क्रिकेट इंडिया, वो आज से कैंसिल। नेक्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर $500 मिलियन फॉर 4 ईयर्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे होंगे। यू आइदर टेक इट और लीव इट, यानी आप ले लें या आप फारिग हैं। अच्छा, रूपर्ट मर्डॉक भी एक मजे हुए बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर से उन्हें डील किया होता है। वो ललित मोदी को देखते हैं, उसको कहते हैं इसको 2 महीने नहीं आए हुए, तो वो उसको कहते हैं कि तू भाग जा यहाँ से और आई विल डील विद यू।
आइडिया ये होता है कि उस ज़माने में यानी 2006-5 के अंदर जो है वो इंडिया में ESPN स्टार स्पोर्ट्स के अलावा जो है वो कोई कंपेरेबल स्पोर्ट्स चैनल नहीं होता। रूपर्ट मर्डॉक का ख्याल होता है कि जब चैनल ही कोई नहीं है तो हमें इवेंचुअली जो है वो नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, तो ये राइट्स हमें सस्ते मिल सकते हैं। मगर ललित जो हैं वो उस वक्त तक एक नया चैनल चूँकि इंडिया में इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं, उनको आइडिया होता है कि इसको चलाना कैसे है। तो इवेंचुअली वो ये अनाउंस करते हैं कि नई इसकी हम ऑक्शन करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, और एक नई कंपनी, एक नया चैनल तैयार किया जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बताने से पहले ये बताता चलूँ कि ये जो सारी स्टोरी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसके बाद जो इसके अंदर जो करप्शन एलिगेशंस हैं, इसके बाद जो कोर्ट केसेस बने, वो आगे चल के आएंगे स्टोरी के अंदर। अभी तो हम चूँकि एक स्टोरी को तसलसल से आपको बता रहे हैं, तो आप उसको अभी जो टाइमलाइन है उसके अंदर होता ये है कि ललित मोदी निम्बस स्पोर्ट्स के नाम से एक कंपनी जो है वो राइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। वो कंपनी जो है वो $620 मिलियन में, $620 मिलियन में इंडियन क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स ले लेती है। और नियो स्पोर्ट्स के नाम से एक चैनल जो है वो इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। 2 साल के अंदर नियो स्पोर्ट्स जो है इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल भी बन जाता है। और जो रूपर्ट मर्डॉक और स्टार होते हैं वो वैसे टेक्निकली फारिग हो जाते हैं इंडियन के स्पोर्ट्स लैंडस्केप से। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो मेटामॉर्फोसिस होता है BCCI का, वो 2005-2006 में फ्रॉम अ रेगुलेटरी बॉडी टू अ कम्प्लीटली कमर्शियल बॉडी वो कंप्लीट हो जाता है। यानी एक ऐसा बोर्ड जिसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो तकरीबन $200 मिलियन के करीब होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद BCCI का बोर्ड जो है, BCCI दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे पैसे वाला बोर्ड बन जाता है। और जो बीज है जेनेसिस जो है IPL का, उसका आइडिया आना शुरू हो जाता है कि अब हमने इंडियन क्रिकेट टीम जो 105 दिन क्रिकेट खेलती है पूरी दुनिया में, उस इंडियन क्रिकेट टीम के बाद क्या करना है। यानी जो बाकी 200 दिन है, जो बाकी 200 और 260 डेज जो बच जाते हैं, उसको हमने कैसे मोनेटाइज करना है। और इस आइडिया के साथ कि ये एक ईयर लॉन्ग पैसे कमाने का तरीका है और इसको हमने कैसे आगे चलाना है। और इस बात को, ये जो सोच है, ये जो जुस्तजू है पैसे कमाने की, ये एक्चुअली जो है वो सीड है, ये कंसेप्शन है उस आइडिया की जिसको आज आप IPL के नाम से जानते हैं। अब हमारी कहानी का वो पार्ट आ गया जिसका आप बेसब्री से, पेशेंस से इंतज़ार कर रहे थे पिछले 20-25 मिनट से कि ये जो IPL का जेनेसिस है ये एक्चुअली है क्या, ये जो बर्थ ऑफ IPL है ये एक्चुअली हुई कैसे। एक बात आपको बताते चलें कि इस कहानी को बनाने के अंदर हमारी जो रिसर्च है, हमने काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च की है। जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज छपे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन पर गौर किया गया। और ये एक हमने एक्वाइर्ड पॉडकास्ट की रिसर्च से भी हमने फ़ायदा उठाया। हमने जो है वो रहनुमाई हासिल की, गाइडेंस हासिल की इस वीडियो को बनाने में। तो आगे चलते हैं जी कि जो 105 दिन की इन्वेंट्री है BCCI के पास, क्योंकि इंडियन क्रिकेट जो है वो 105 दिन खेलती है, ये कम है टू क्रिएट अ ग्लोबल प्रोडक्ट। अब ये सोच विचार स्टार्ट हो गया कि आगे क्या करना है, 265 डेज़ का करना एक्चुअली है क्या। तो इंटरेस्टिंगली जो 2004-2005 को जानते हैं, हमें ये पता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है ये T20 क्रिकेट जो है वो गली मोहल्लों में, लोकल टूर्नामेंट्स में एक अरसे से खेली जा रही है। क्योंकि टाइम कम होता है, स्पेशली पाकिस्तान में ये जो रमज़ान क्रिकेट खेली जाती है, ये तो शायद 1980 से 1980 से T20 क्रिकेट खेली जाती है। मगर हम लोगों को चूँकि सब कॉन्टिनेंट को एक कॉलोनियल हैंगओवर है, तो जब तक कि इंग्लैंड किसी चीज़ को अप्रूव ना कर दे, यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अप्रूव ना कर दे, हम उस चीज़ में हाथ नहीं डालते। तो फाइनली इंग्लैंड ने T20 गेम को इम्ब्रेस किया इसी ज़माने के आसपास। और जो पहला T20 ऑफिशियल गेम थी वो 5 अगस्त 2004 में जो है बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो खेली गई। जो पहला ऑफिशियल T20 का मैच था और जो पहला ऑफिशियल मेंस T20 गेम थी वो 17 फरवरी 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली गई। अगर आप वो पहला मैच अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं पे मिले वो आप देखें, तो एज अ जोक ये गेम खेली गई। यानी उस गेम को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। ये शायद
ना एडमिनिस्ट्रेटर्स ना बोर्ड्स को पता था, ना इवन शायकीन क्रिकेट को पता था कि ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है क्रिकेट की गेम की। ऐसी गेम जिसको बहुत सोबर, बहुत ही जेंटलमैनली स्पोर्ट समझा जाता है, उसकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही थी। और 2005 में जब ये गेम खेली गई तो उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में जो लोग थे, जो सबसे बड़ी मार्केट है क्रिकेट की, यानी सबसे बड़ी मीडिया मार्केट, सबसे बड़ी जो शायकीन क्रिकेट के हिसाब से भी जो मार्केट है, उसके अंदर भी एक तरह की ये इस गेम ने जो है वो रैपिड एक्सपेंशन करनी थी। और उस वक्त जो बीसीसीआई का बोर्ड था और ललित मोदी जो है, उनको समझ आ गया कि क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो एक्चुअली है क्या। इंटरेस्टिंगली इनफ एक बिग बैश के नाम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हीं दिनों में एक लीग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, जब बीसीसीआई के बोर्ड और ललित मोदी ने ये जहन बना लिया कि T20 के आसपास, यानी T20 वर्जन ऑफ द गेम को जो है वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर समझा जाना है, तो वो IMG यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप जो है एक अमेरिकन ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी है, वो उसके पास जाते हैं और आपस में ये डिसाइड करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि इंडिया के अंदर भी एक कोई T20 की लीग जो है स्टार्ट होनी चाहिए, और अपने आप को एक टाइम दे देते हैं। और वो टाइम होता है 2009 का, यानी 2009 सीजन में जो है वो IPL इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो किए जाने होते हैं इसके अंदर। मगर एक प्रॉब्लम आता है 2007 के सीज़न में। इंडिया के अंदर एक चैनल होता है, एंटरटेनमेंट चैनल ZTV, और ZTV जो है वो एक रेबल क्रिकेट लीग शुरू कर देता है इंडिया के अंदर, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसको बैकिंग जो है वो ZTV की जो फाइनेंशियल एम्पायर है वो करती है। और जैसे ही ये फैसला किया जाता है, वैसे ही BCCI देखता है कि हम जो है वो IPL का फैसला कर रहे थे और एक और क्रिकेट लीग स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर, इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी स्टार्ट कर रही है। तो BCCI की तरफ से बड़ा ज़ोरदार पुशबैक आता है और एक ऐलान किया जाता है कि इंडिया के अंदर कोई भी प्लेयर, चाहे वो 15-16 साल का प्लेयर हो, अगर वो एक भी गेम खेलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट लीग की, तो आइंदा सारी ज़िंदगी ना वो इंडियन नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई करेगा, और इंडियन नेशनल टीम का कोई प्लेयर अगर ये लीग खेलेगा तो सारी ज़िंदगी कम अज़ कम इंडिया की हद तक वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग के स्टार्ट होने से पहले ही उसके डिमाइस का फैसला जो है ये ऐलान कर देता है। और फाइनली 2 साल के बाद जो है वो इंडियन क्रिकेट लीग जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है और बंद हो जाती है। मगर इस खौफ से कि इस तरह की लीग्स और ना सामने आएँ, BCCI और ललित जो है वो ये फैसला करते हैं कि 2008 के सीज़न के अंदर जो है वो IPL को लॉन्च करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रैल 2008 की टाइमलाइन जो है वो अपनी डेडलाइन रखते हैं कि अप्रैल 2008 में जो है वो IPL लॉन्च हो जाएगी। मगर एक बात जो आज जो हम देखते हैं T20 क्रिकेट को बहुत शौक से, आप अपने आप को, अगर आप 2008 में थे, उस ज़माने में जेंटलमैनली समझा जाता था, यानी शायकीन क्रिकेट उसको कहते थे जो जो टेस्ट मैच देखता था और जो वनडे इंटरनेशनल देखता था। एक सॉर्ट ऑफ किक स्टार्ट चाहिए था इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि जो लोगों की इमेजिनेशन है उसके अंदर जो है वो T20 भी उसी तरह बस जाए जिस तरह बाकी क्रिकेट है। क्योंकि ये अभी नई क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, लोग जो हैं वो शायद सही तरह उसको समझ नहीं पाए थे। लोगों का ख्याल था कि ये 20 ओवर की जो क्रिकेट है ये कोई सीरियस क्रिकेट नहीं है। मगर ये जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, आप जो मर्जी इसको कहने, ये 2007 के अंदर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को गिफ्ट हुई, और वो था 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला गया। कहते ही हैं इंटरेस्टिंग इनफ कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम भेजी गई उस वर्ल्ड कप में, वो इंडिया के चंद जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो उस टीम में शामिल नहीं थे। बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो T20 के पहले वर्ल्ड कप में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर कहते हैं कि कुदरत को कुछ और मंजूर था, और जो फाइनल खेला गया उस T20 पहले वर्ल्ड कप का, उस फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था। यानी पूरी दुनिया क्रिकेट की जो सबसे बड़ी राइवलरी है, सबसे बड़ी जो मोनेटाइजेशन है, सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं, शायकीन देखते हैं, सबसे ज़्यादा जज्बात से जिस गेम को देखा जाता है, वो गेम उस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई। यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस गेम को नेल बाइटिंग फिनिश में इंडिया की वो क्रिकेट टीम जिसके अंदर 1-2 मेजर प्लेयर्स शामिल नहीं थे, उसने नेल बाइटिंग फिनिश के अंदर जीता। और फाइनली पहला जो क्रिकेट का T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था, इंडिया ने अपने नाम करा लिया। इंडियन ऑडियंस कैप्टिवेट हो गई
इश्क में गिरफ्तार हो गई T20 गेम के, और जो लॉन्चिंग पैड चाहिए था बीसीसीआई को आईपीएल को लॉन्च करने के लिए, वो उनको इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ने दे दिया। और अब जो पैसा था बीसीसीआई के पास, जो पैसा था बोर्ड के पास, उनको सिर्फ दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स इकट्ठे करने थे, और उन प्लेयर्स के बाद जो है वो एक लीग को स्टार्ट करना था। यहाँ पे वैसे गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी एकेडमिक हो जाएगी, मगर अगर आप क्रिकेट और आईपीएल और स्पोर्ट्स लीग को समझना चाहते हैं तो बेयर विद मी फॉर 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। एक चीज़ होती है जिसको कंपेटिटिव पैरिटी कहते हैं। ये जो है ये मेक और ब्रेक होती है स्पोर्ट्स लीग्स के लिए। इसका मतलब ये है कि एक शख्स है जो बिलियन डॉलर है जिसके पास, जैसे मुकेश अंबानी साहब हैं, वो एक क्रिकेट टीम खरीद लेते हैं, और एक छोटा बिजनेसमैन, एक शख्स जिसके पास कम पैसा है, वो एक स्पोर्ट्स लीग खरीद लेते हैं। तो मुकेश अंबानी साहब हाइपोथेटिकली दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, 4 बेस्ट बॉलर्स, 4 बेस्ट बैट्समैन, दुनिया का सबसे अच्छा विकेट कीपर खरीद के एक ऐसी टीम बना दें जो हर साल जो है वो आईपीएल को जीतती जाए। तो आईपीएल के अंदर जो शायकीन क्रिकेट का इंटरेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पहले ही पता होगा कि किस टीम ने जीतना है। एनएफएल के अलावा, यानी नेशनल फुटबॉल लीग के अलावा, इस कंपेटिटिव पैरिटी को सक्सेसफुली कोई भी लीग इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर सकी। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखें तो जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं जिनके अंदर अब मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं फुटबॉल के अंदर, वो हर साल जीत जाती हैं। इसी तरह स्पेनिश लीग के अंदर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जो है वो हर साल जीत जाती है। तो चूंकि कंपेटिटिव पैरिटी नहीं है उनके अंदर, तो जो इंटरेस्ट होता है लोगों को देखने के लिए वो एक्चुअली टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। शुरू में इंटरेस्ट आता है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि जब आईपीएल को बनाया जा रहा था तो ये जो पॉइंट है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि एक ऐसी लीग बनाई जाए जिसका जो मालिक जो मर्जी आदमी का जितना मर्जी पैसा हो, जो कंपटीशन है उसके अंदर कंपेटिटिवनेस नज़र आए, किसी भी हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जीतने के लिए, और हर टीम जो है वो मुकाबले के बाद जीते। तो इन थ्योरी अगर आप प्लेयर की सैलरी कैप करते हैं, यानी एक टीम को ये कहते हैं कि आपने $2 मिलियन से ज़्यादा, $5 मिलियन से ज़्यादा हर साल प्लेयर्स पे नहीं खर्चना, और ये सबके लिए बराबर हो, तो हर टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी प्लेयर्स को चुनने की। तो कंपैरेटिव पैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया जब आईपीएल का डिज़ाइन बनाया जा रहा था। सेकंड चीज़ जो है वो मीडिया राइट्स है, यानी क्रिकेट के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ये सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है क्रिकेट की गेम के लिए। और आईपीएल जो है उसका भी सबसे बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम जो थी वो मीडिया राइट्स की थी। और प्रॉब्लम यह था कि बीसीसीआई ने अभी हमारी, आपको 5 मिनट पहले आपने सुना होगा कि निम्बस को जो है वो $620 मिलियन में ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट के राइट्स बेचे हुए थे। और निम्बस का ये ख्याल था कि अब ये आईपीएल चूँकि एक बीसीसीआई का टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है तो इसकी ऑटोमेटिकली राइट्स जो हैं वो निम्बस के पास होंगे, मगर बीसीसीआई और ललित जो है वो उनके पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि नहीं, ये जो आईपीएल है ये एक सेपरेट टूर्नामेंट है, इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनको हम सेपरेटली दिखाएंगे, यानी सेपरेटली उसको ऑक्शन करेंगे। मगर प्रॉब्लम उस ज़माने में ये था कि इंडिया की जो टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट थी 2005 to 2008, कहते हैं कि उसकी जो हुजूम था, उसका जो साइज़ था वो तकरीबन $3 बिलियन का था, कंप्लीटली मार्केट फॉर इंडिया इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो प्रॉब्लम यह था कि उसमें से $500 मिलियन तो एक्चुअली निम्बस ने, चूँकि ऑलरेडी पैसे दिए हुए थे क्रिकेट के, तो जिन लोगों ने क्रिकेट को स्पॉन्सर करना था तो सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो ऑलरेडी निम्बस को उन्होंने देने थे। तो ये मार्केट का साइज़ ही इतना बड़ा नहीं था कि एक और टूर्नामेंट को स्टार्ट करके जो है वो राइट्स को 2 दफ़ा बेचा जाए। तो ये भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था जब आईपीएल को स्टार्ट करना था। और अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि आईपीएल की जेनेसिस की, वो ये थी कि ललित मोदी और बीसीसीआई डिसाइड करते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोग्राफिकली क्रिकेट जो है वो सिर्फ मर्द देखते हैं, और इंडियन क्रिकेट की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के अलावा अब आईपीएल जो है उसको हम डिज़ाइन ऐसे करेंगे कि उसको ख़वातीन यानी विमेन एंड चिल्ड्रन भी देखा करेंगे। और उस वक़्त मसला ये था कि 2008 के अंदर जो है वो जो इंडियन टीवी था वो अमूमन जो डेमोग्राफिकली लोगों के घरों में, इंडिया में जितने घर थे एक टीवी हुआ करता था, और रिमोट जो था उस टीवी का शाम के टाइम जो है वो ख़वातीन के पास होता था। और ख़वातीन क्या देखती थी? ख़वातीन देखती थी क्योंकि सास भी कभी बहू है, ख़वातीन देखती थी सोप ऑपराज
और एक्चुअली जो है वो ललित मोदी और बीसीसीआई डिसाइड करते हैं कि हम जो है वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम से compete नहीं करेंगे। हमारा कंपटीशन है 8 बजे जो इंडिया के अंदर सोप ऑपराज दिखाए जाते हैं, आईपीएल उनसे compete करेगा। 8 से 11 बजे के स्लॉट पे जो है वो आईपीएल चलेगा और विमेन एंड चिल्ड्रन जो है उसको हम दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग आपको ये बता दें कि आईपीएल की आज की जो व्यूअरशिप है 2025 की डेमोग्राफिकली 50-50 व्यूअरशिप है, यानी इंडिया के अंदर 50% मर्द और 50% खवातीन आईपीएल को आज शौक से देखती हैं। मगर इस तक आने में खासा टाइम भी लगा, खासी प्लानिंग भी लगी, और वो जो 8 से 11 का ये जो टीवी पे सोप ऑपरास का स्लॉट था उसके ऊपर कब्जा करने में भी आईपीएल को टाइम लगा। मगर शुरू से ये आइडिया था कि आईपीएल एक्चुअली एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें विमेन एंड चिल्ड्रन और ये जो सोप ऑपरा स्लॉट है इस पे कब्जा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा देखी जाती है, सबसे ज़्यादा जिसको आइडियलाइज किया जाता है वो एक्चुअली बॉलीवुड का ग्लैमर। और बॉलीवुड का ग्लैमर हमेशा होता है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। बड़ी स्क्रीन यानी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड का ग्लैमर होता है। और इंडिया के जो टीवी चैनल्स हैं ये जिस तरह की गॉसिप न्यूज़ जो है इसको चला के, यानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी गॉसिप न्यूज़ चला के भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग करते थे उस वक़्त तक। तो बीसीसीआई और ललित का ये ख्याल था कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर इंडिया की जो नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट वो भी शामिल हो और इंडिया के बॉलीवुड का ग्लैमर भी शामिल हो, और उसके कम्बिनेशन जो है दैट विल क्रिएट द परफेक्ट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। और उस ज़माने में यानी कि 2000 अर्ली 2000s की दिहाई में जो एपिटमी थी बॉलीवुड की, किंग ऑफ बॉलीवुड जो थे, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार वो थे शाहरुख खान। और शाहरुख खान और ललित मोदी एज लक वुड हैव इट बहुत अरसा पुराने दोस्त थे, यानी ललित मोदी और शाहरुख खान एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे। और शाहरुख खान की जो एंट्री है इसने आईपीएल को 4 चांद लगा दिए। इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ललित मोदी जो हैं वो जाते हैं शाहरुख खान के पास और उनको कहते हैं कि एक टूर्नामेंट हम शुरू करने लगे T20 का, और हमें एक बड़ा नाम चाहिए, तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि यू बाय अ टीम और उस टीम को आप मैनेज करें, आप अपना नाम दें और आपकी जो स्टार पावर है उससे हम ऑडियंस अट्रैक्ट करेंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि शाहरुख खान एक्चुअली उस ज़माने में, या अगर आप उनके पुराने इंटरव्यू सुने, मुझे बहुत अच्छी लगती है फुटबॉल। फुटबॉल इज एक्चुअली माय फेवरेट स्पोर्ट टू प्ले पर्सनली। ही इज़ अ फुटबॉल फैन, ही इज़ नॉट अ बिग क्रिकेट फैन एट दैट टाइम। और दूसरा प्रॉब्लम ये शाहरुख खान उनको कहते हैं, ललित साहब को और बीसीसीआई को, कि जितने पैसे आपको चाहिए टू स्टार्ट अ लीग, क्योंकि आइडिया ये होता है एट द टाइम कि अप्रॉक्सीमेटली $50 मिलियन जो है वो बेस प्राइस रखी जाएगी हर टीम की, और फिर ऑक्शन होगी और फिर जिस तरह से आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो शाहरुख खान कहते हैं कि मैं 2005 में मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि मैं आपको एक क्रिकेट टीम के पैसे दे दूं। दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे क्या आइडिया है कि क्रिकेट टीम की पूरे सिस्टम को मैनेज कैसे करना है। मगर ललित एंड बीसीसीआई रिफ्यूज़ टू टेक नो फॉर एन आंसर। वो सिर्फ ये कहते हैं शाहरुख को कि भाई आप जो है ना वो अपना नाम दे दें, हमसे कमिटमेंट कर लें, वी विल मैनेज एवरीथिंग एल्स। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि इस कहानी के एंड में जो स्टोरी चलेगी कि आईपीएल की ऑक्शन से पहले शाहरुख खान को कैसे टीम ऑफ़र कर दी गई, ये भी इट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। मगर अभी अगेन हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर अपनी टाइमलाइन को साथ लेके चलते हैं कि अभी जो स्टोरी चल रही है उसके अंदर जो आईपीएल है उसकी पहली टीम शाहरुख खान को ऑफ़र कर दी गई है, और उनसे ये कहा गया कि आप अपना नाम दे दें और बाकी जो है वो हम मामलात जो है वो खुद हैंडल कर लेंगे। तो अभी प्री ऑक्शन किसी को भी ये टीम ऑफ़र कर देना आईपीएल की टीम, तो इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है ये। तो ललित और बीसीसीआई का जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो ये कि देयर विल बी 8 टीम्स, यानी 8 टीमें होंगी इनिशियली आईपीएल जो स्टार्ट करेंगी। पर टीम $50 मिलियन से ऑक्शन स्टार्ट होगी। मगर जब वो शाहरुख खान के पास जाते हैं और उनको ये आइडिया होता है कि शायद एक ऐसी लीग जिसको अभी स्टार्ट किया जा रहा है लोग पैसे देने को तैयार ना हो, वो ये ऑफ़र करते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज के $50 मिलियन की जो बेस प्राइस पे आप टीम लेते हैं तो इमीडिएटली आपने सिर्फ 10% यानी $5 मिलियन जो हैं वो बीसीसीआई को देने, और बाकी पैसे जो हैं वो आपने सब्सिक्वेंट 10 ईयर्स में 10% के हिसाब से किस्तों पे देने हैं। यानी कि हर साल जो है वो आपने अपनी टोटल कीमत का 10% जो है वो बीसीसीआई को जमा कराना है। दैट वुड मेक कि अगर शाहरुख खान
बेस प्राइस 50 मिलियन पे भी टीम लेते हैं, $5 मिलियन तो उन्हें एटलीस्ट इमीडिएटली जो है वो BCCI को देने, जो कि शाहरुख खान रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं कि पैसे पूसे कोई नहीं है, मगर आप जो है वो कैसे मैनेज करते हो मुझे नहीं पता। तो होता ये है कि ललित जो है वो जाते हैं नोकिया के पास, जो उस ज़माने की सबसे बड़ी टेलीफोन बनाने वाली कंपनी थी, मोबाइल फ़ोन बनाने की कंपनी। और वो नोकिया की मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि आप काफ़ी अरसे से ये ट्राई कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में जो आपका फेस ऑफ नोकिया हो वो शाहरुख खान, और शाहरुख खान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, शाहरुख खान की एक टीम IPL में शाहरुख खान खरीदने का इरादा कर रहे हैं, अगर आप उनकी जर्सी स्पॉन्सर करें, तो T-शर्ट वो टीम पहनेगी, तो वी विल प्रॉमिस के जो मैचेस होंगे IPL के, उसमें जब भी शाहरुख खान की टीम खेलेगी तो शाहरुख खान अपनी टीम की जर्सी पहन के ग्राउंड में आएंगे और उस जर्सी के ऊपर लिखा होगा नोकिया। नोकिया वाले पूछते हैं कि पैसे कितने लगेंगे, तो ललित उनको जवाब देते हैं कि $5 मिलियन, एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ मनी जो शाहरुख खान ने देने थे BCCI को। ये डील जेब में रख के BCCI ललित मोदी जो है वो कांटेक्ट करते हैं शाहरुख खान को और उनको कहते हैं कि जी पैसों का बंदोबस्त हो गया, आपने पैसे कोई नहीं देने, पहले साल जो है यू हैव द टीम फॉर फ्री, आपका नाम जो है वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना नाम लेंड कर दें IPL को। आई थिंक दैट्स एन ऑफर इवन शाहरुख खान कुड नॉट रिफ्यूज़। सेकंड जो है वो प्रीति जिंटा, जो उस ज़माने की बहुत मशहूर इंडिया की जो टॉप 3 टॉप 4 एक्ट्रेसेस के अंदर आती थी, शी ऑल्सो एंड्स अप बाइंग अ टीम। यानी कि प्रीति जिंटा जो है वो शाहरुख खान के बाद सेकंड बॉलीवुड स्टार थी, और स्पेशली उसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रीति जिंटा जो थी वो एक हीरोइन थी, यानी कि जो विमेन डेमोग्राफिक थी उसको भी इस गेम में लाना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो प्रीति जिंटा है, शी ऑल्सो एंड्स अप बाइंग IPL टीम। तो ये जो एक्चुअल ऑक्शन हुई इसकी स्टोरी हम आपको अभी बाद में बताते हैं, मगर जो आइडिया था IPL को स्टार्ट करने का वो ये था कि जी जो 8 से 11 बजे का स्लॉट है, यानी 3 घंटे के मैचेस होंगे एवरी डे, 7 दिन दिखाए जाएंगे ये मैचेस। और ये जो 8 से 11 का स्लॉट है इंडियन टीवी के ऊपर, लोगों के घरों में जो टीवी है इस पर कब्जा किया जाएगा। और जो लास्ट पजल है इस सारे मसले का, यानी शाहरुख खान इज़ इन द बैग, प्रीति जिंटा से बात हो गई है, IPL जो है उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो बनता जा रहा है, और उसके बाद जो है वो टीवी स्लॉट भी तय हो गया है, मुकाबला जो है वो सोप ओपरा से करना ये भी तय हो गया है। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इसको दिखाएगा कौन, ब्रॉडकास्टिंग किसके पास होगी, जो मेजर रेवेन्यू आना है उसका कैसे बंदोबस्त होगा। और चूंकि निम्बस जो है जो ऑलरेडी राइट्स को ओन करती है क्रिकेट को दिखाने के, वो ऑलरेडी शोर मचा रही है कि राइट्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, मगर ललित मोदी जो हैं वो ऐलान करते हैं निम्बस में को, ये कहते हैं कि इस IPL के राइट्स जो हैं वो सेपरेटली हम बेचेंगे, और कीमत क्या होगी, $1 बिलियन फॉर 10 ईयर्स। यानी सिर्फ IPL को जो कंपनी दिखाएगी, जो ब्रॉडकास्ट करेगी, $1 बिलियन फॉर 10 ईयर्स। और कोई वजह नहीं है कि दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, एक ऐसी लीग जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, इतने पैसे देने को तैयार हो। और ये एक बहुत बड़ा कनंड्रम है, एक बहुत बड़ा मसला है ललित के लिए भी, और ये बहुत बड़ा मसला है BCCI के लिए, IPL को स्टार्ट करने के लिए एक लीग जिसका सक्सेस जो है वो भी गारंटीड नहीं है। तो हु विल कमिट $1 बिलियन टू अ लीग दैट हैज़ नॉट इवन बीन स्टार्टेड इज येट। तो फाइनली इस मसले को समझते हुए ललित और BCCI जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड मीडिया कंपनी है, उसको अप्रोच करते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि आप जो हैं वो हमसे एक डील साइन कर लें, उस डील में आपने पहले साल जो है $60 मिलियन देने हैं, बाकी जो $1 बिलियन की जो $940 मिलियन हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपने देने हैं। और आप जो है इन राइट्स को सेल करें, जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क्स हैं सारी दुनिया के, और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, आपके साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं कि इफ़ IPL फेल्स द फर्स्ट ईयर, तो हम इस डील को कैंसिल कर देंगे, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। और इवन देन फॉर $60 मिलियन जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप अग्री जरूर कर जाता है, मगर उसकी गर्दन टेक्निकली बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फंसी हुई है। अगले 10 साल की अगर IPL नहीं भी चलता तो दे हैव टू पे BCCI $940 मिलियन, मगर इवेंचुअली जो है वो सोनी और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप जो है वो डील कर लेते हैं IPL को ब्रॉडकास्ट करने की। यानी IPL के ब्रॉडकास्ट रूट्स जो है वो एक कंसोर्टियम बना लेते हैं सोनी और
वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप। तो शाहरुख खान इज़ इन द बैग जी, प्रीति जिंटा इज़ इन द बैग। मीडिया राइट्स को भी $1 बिलियन का फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जो है वो कमिटमेंट ले ली गई है कि ये मीडिया इतने का चलेगा। और फाइनली जो है जो प्रोस्पेक्टिव इशू होता है बीसीसीआई की तरफ से टू बाय द एक्चुअल टीम्स, उसमें ये लिखा होता है कि जो मीडिया राइट्स के पैसे होंगे जो बीसीसीआई को मिलेंगे, उन मीडिया राइट्स के पैसों में से यानी $1 बिलियन ओवर 10 ईयर्स यानी $1 अरब 10 साल में, उस पैसों में से 50% पैसे जो हैं वो हर टीम को दिए जाएंगे एज स्पॉन्सरशिप फॉर द टीम, यानी मीडिया स्पॉन्सरशिप फॉर द टीम, यानी 8 टीमों के अंदर वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और फाइनली जो है वो बाकी जो 50% है वो बीसीसीआई रखेगी। मिनिमम रिजर्व प्राइस जो प्रोस्पेक्टिव में लिखी हुई है दैट इज़ $50 मिलियन टू बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। फर्स्ट ईयर जो है वो आपने जो भी आप बिड करेंगे उसका 10% आपने पहले साल देना है, बाकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपने बनानी है। दे एंड अप यानी बीसीसीआई एंड्स अप विद $724 मिलियन, यानी $724 मिलियन। सबसे एक्सपेंसिव टीम जो आईपीएल ऑक्शन के अंदर बेची जाती है, मुंबई की टीम, बॉट बाय नो अदर देन मुकेश अंबानी, द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। मुंबई की टीम मुकेश अंबानी ले लेते हैं 112 यानी $112 मिलियन की। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, आपके जाने माने शाहरुख खान, वो टीम जो उनको प्री ऑक्शन ही वादा कर दिया गया था $75 मिलियन में जो है वो शाहरुख खान वो टीम ले लेते हैं। उसके बाद जो पंजाब की टीम है उसको प्रीति जिंटा और उनका कंसोर्टियम ले लेता है $76 मिलियन, यानी सिर्फ $1 मिलियन ज़्यादा जो शाहरुख खान की टीम से $1 मिलियन ज़्यादा। और जो लोएस्ट ऑक्शन प्राइस जाती है आईपीएल के अंदर एक टीम के लिए, वो राजस्थान रॉयल्स की टीम है जो मनोज बदाली जो कि एक ब्रिटिश कंसोर्टियम के साथ ऑफ़र करते हैं ऑक्शन में, प्राइस लगाते हैं $67 मिलियन। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आगे जाके इम्पॉर्टेंट होगी वो ये कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है $91 के अंदर एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर भी हैं, आगे आने वाले बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं, इस स्टोरी का एक पिवटल किरदार भी हैं, वो और उनकी जो कंपनी है यानी इंडियन सीमेंट कंपनी, वो बिड करती है चेन्नई सुपर किंग्स की $91 मिलियन में। वो टीम जो है वो ख़रीद लेती है और ऑक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी 2 बॉलीवुड स्टार्स, 1-2 कंसोर्टियम्स, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और उसके अलावा बीसीसीआई का बोर्ड मेंबर जो एक टीम ख़रीद लेता है, तो फेयर ऑक्शन हुई। ये जो सारी टाइमलाइन मैंने आपको सुनाई है, जो आपने सब्र से तकरीबन 40-50 मिनट सुनी है, इसको जहन में रखिएगा क्योंकि थिंग्स आर कमिंग टू अहेड। ये जो अंडर हैंड डील्स हो रही हैं, ये जो प्री ऑक्शन जो है वो लोगों को टीमों का वादा किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है क्योंकि इवेंचुअली जो है आज के आईपीएल को बनाने में ये 4 ही चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। मगर शायद इस वक्त जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को सोच रहा है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कहानी में अब हम प्लेयर ऑक्शन की तरफ चलते हैं कि ये जो प्लेयर ऑक्शन की गई उसके अंदर किस किस्म के मैकेनिक्स को इस्तेमाल किया गया जब ये तमाम दुनिया की लीग्स को स्टडी किया गया। और एक चीज़ मैंने आपको एक लफ्ज़ आपको बताया था और वो था कंपेटिटिव पैरिटी, यानी कोई भी एक शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो टीम ओनर हो, वो पैसे डाल के जो है वो एक ऐसी टीम ना बना ले जिसको हराया ना जा सके। तो कंपेरेटिव पैरिटी जो है वो इंतहाई ज़्यादा पिवटल है इस सारे मामले के अंदर। तो डिसाइड ये किया जाता है कि हर फ्रेंचाइज को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, यानी $5 मिलियन फॉर एवरी फ्रेंचाइज टू बाय द प्लेयर्स। मगर जो थोड़ा सा ट्विस्ट डाला गया इस बात के अंदर वो ये किया गया कि जो मिनिमम स्पेंड है, यानी एक टीम मैक्सिमम $5 मिलियन स्पेंड कर सकती है, मगर एक मिनिमम स्पेंड भी होगा कि एक टीम जो है वो $1-2 लाख के अंदर भी अपनी टीम ना बना के आ जाए, ताकि हर टीम को एक इक्वल चांस हो खेलने का, यानी मैक्सिमम स्पेंड और मिनिमम स्पेंड। अगर जिन लोगों ने NFL का ड्राफ्ट देखा है कभी अमेरिकन टीवी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि एक टीम जो है उसको मौका मिलता है बिड करने का, वो बिड करती है और उसके बाद वो प्लेयर जो है उससे वो नेगोशिएट करती है। आईपीएल ने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, वो ये था कि हर टीम एक प्लेयर को बिड भी करेगी और पैसे भी लगाएगी, यानी बोली लगाई जाएगी आईपीएल ऑक्शन के अंदर, और बोली का चांस जो है वो हर टीम को होगा। तो अगर एक टीम एक प्लेयर के ऊपर एक बोली लगाती है, लेट्स सपोज $1 मिलियन, तो अगर किसी दूसरी टीम को उससे ज़्यादा पैसे देने हैं तो वो उस प्लेयर को उससे ज़्यादा पैसे भी ऑफर कर सकती है। दैट वुड मीन कि एक रियल वैल्यू जो प्लेयर की है वो हर टीम को मिल सकेगी
जो उस प्लेयर की एक्चुअल वैल्यू है। सो टेक्निकली जो है वो कंपेरेटिव पैरिटी जो है वो ऑलमोस्ट हर टीम को जो आईपीएल में खेल रही है उनको होगा, और इससे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, व्यूअर इंटरेस्ट, क्योंकि दिस इज़ अ मेड फॉर टीवी प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, यानी आईपीएल एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके मैचेस को स्टेडियम में जाके देखा जा सके। उसका मेन रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडकास्टिंग से आना है। तो अगर कंपेरेटिव पैरिटी होगी तो लॉन्ग टर्म जो है वो हर टीम को जो है वो इक्वल एडवांटेज होगा आईपीएल खेलने में। पहली ऑक्शन में जो है वो जब $5 मिलियन दिए जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा टिडबिट बता देते हैं। $5 मिलियन के अंदर जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है वो लेजेंडरी इंडियन क्रिकेट कैप्टन, इंडियन नेशनल टीम क्रिकेट कैप्टन MS धोनी को $1.5 मिलियन की बिड देती है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है वो MS धोनी जो है वो अपना करियर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ गुजारते हैं। यानी 5 मिलियन में से 1.5 मिलियन तो एक ही प्लेयर को चले जाते हैं। और MS धोनी की स्टार पावर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस तरह के बड़े प्लेयर्स की, ताकि टीम जो है वो आउटसाइड स्पॉन्सरशिप्स भी ले सकें, मगर फिर बाकी प्लेयर्स को कम पैसे मिलते हैं। तो टीम जो है उसका जो डिज़ाइन होता है वो सब टीमों का तकरीबन बराबर होता है कि एक मेन बड़ा स्टार प्लेयर या 2 बड़े स्टार प्लेयर्स, और बाकी जो है वो प्लेयर्स बाकी पूल से लिए जाते हैं। तो ये परफेक्टली एक्सिक्यूटेड जो कंपैरेटिव पैरिटी है वो आईपीएल के अंदर नज़र आती है। तो आपको ये बताते चलें कि देयर हैव बीन 16 आईपीएल्स, यानी 16 आईपीएल खेले जा चुके हैं। आज आईपीएल के अंदर 10 टीम्स हैं, यानी 10 टीमें हैं। 7 टीमें उन 10 टीमों में से आईपीएल जीत चुकी हैं। उसके अलावा एटलीस्ट हर टीम एक दफ़ा जो है वो आईपीएल का सेमीफाइनल खेल चुकी है, यानी कि परफेक्टली एक्सिक्यूटेड। किसी भी स्पोर्ट्स लीग के अंदर अगर आपने कंपैरेटिव पैरिटी देखनी हो तो आप आईपीएल और उसके जो जीतने वाले और रनर्स अप को देख लें, तो आपको उसकी परफेक्ट एक्सिक्यूशन नज़र आएगी कि हर टीम जो है वो या सेमीफाइनल खेल चुकी है, और तकरीबन 70% टीम जो हैं वो आईपीएल को जीत चुकी हैं। और यानी कि एवरी सिंगल टीम हैज़ आइदर वन द फाइनल, यानी फाइनल जीत चुकी है, या वो रनर्स अप रह चुकी है, या वो सेमीफाइनल खेल चुकी है। यानी कि परफेक्ट सिस्टम है कंपेटिटिव पैरिटी का। तो दिल थाम के बैठ जाइए, वो टाइम आ गया जिसका आप पिछले 50 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। पहला आईपीएल का मैच 18 अप्रैल 2008 यानी 18 अप्रैल 2008 को खेला जाता है, और टीमें जो आमने सामने हैं मद्दे मुकाबिल हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंगफिशर और विजय माल्या जो कि एक बड़े फ्लैम्बोइंट इंडियन बिजनेसमैन हैं, उनकी टीम मद्दे मुकाबिल है, आमने सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स। शाहरुख खान की टीम को, शाहरुख खान जो है वो आईपीएल की ओपनिंग डे परेड को लीड कर रहे हैं। नोकिया की उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, और उसके बाद उस गेम में वो वाक़या पेश आता है जिसके बाद आईपीएल का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। आईपीएल जो पब्लिक इमेजिनेशन में जो है वो बिल्कुल डीपली इम्बेड हो जाता है। ब्रेंडन मैकलम उस मैच के अंदर ही हिट्स 158 इन अ T20 मैच, 158 रन वो बनाते हैं T20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और पहले मैच के इख्तिताम पे ही आईपीएल इज़ अ हिट। पहली गेम जो है उसकी जो कंबाइंड व्यूअरशिप है, टीवी व्यूअरशिप पूरे इंडिया में वो तकरीबन 4.9% है। यानी इंडिया के पूरी आबादी के अंदर 4.9% लोग जो हैं वो आईपीएल का मैच, पहला मैच देखते हैं। आपको वैसे ये बताते चलें कि आईपीएल का जो फाइनल मैच होता है जो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जो MS धोनी की टीम है उसके दरमियान खेला जाता है, तो उस वक्त टोटल इंडिया की टीवी व्यूअरशिप का 10% जो है वो आईपीएल का मैच देख रही होती है। यानी कि एक पहले आईपीएल के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 5% जो है वो टीवी व्यूअरशिप के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आता है। एंड दे नो देन एंड देन, यानी ललित को और बीसीसीआई को पता लग जाता है कि दे हैव क्रिएटेड समथिंग इनॉर्मस और दे हैव क्रिएटेड समथिंग मैग्निफिसेंट। मगर बहरहाल जी हर उरूज को ज़वाल है, और अब उन महरक़ात को देखते हैं जिसका जो आईपीएल के स्कैंडल्स आई, इन सारी व्हीलिंग डीलिंग के बाद जो है वो स्कैंडल्स जो आए, और ललित मोदी जो उस वक्त तक अपने आप को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन क्रिकेट समझ रहे थे, फादर ऑफ आईपीएल समझ रहे थे, तो एक्चुअली जो है वो इन सारी चीज़ों का एक्चुअल नतीजा क्या निकला। इस पॉइंट पे आने से पहले आपको एक टेंजेंट बता दें, क्योंकि ये भी कई दफ़ा इंटरेस्टिंग बात लगती है हमें। तो जो पहला सीज़न था आईपीएल का, 30% इंडियन व्यूअरशिप जो है वो ख़वातीन से आ रही थी। 30% जो व्यूअरशिप थी फर्स्ट आईपीएल की वो डेमोग्राफिकली इंडिया में ख़वातीन देख रही थी। मगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि 2019 का जब आईपीएल हुआ तो पहला एक इंडियन फीमेल ब्रांड
जो ख़वातीन की मेकअप प्रोडक्ट्स बनाया करता था, उसने जर्सी को पहली दफ़ा स्पॉन्सर किया। यानी दुनिया की तारीख में, एडवर्टाइजिंग की तारीख में, द फर्स्ट फीमेल ब्रांड टू स्पॉन्सर अ मेल स्पोर्ट जर्सी, दैट वाज इन द 2019 आईपीएल। और उसमें जो किंग्स 11 की टीम थी, किंग्स 11 टीम, जो लोग उस ज़माने में आईपीएल देख रहे थे, उनके जो मॉन्स्टर हिटर थे, जो अल्फ़ा मेल थे किंग्स 11 के, यानी क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, उनकी जर्सी पे लोटस हर्बल SPF मॉइस्चराइज़र का ऐड चल रहा था। यानी कि एक हार्ड कोर फीमेल प्रोडक्ट जो है वो एक अल्फ़ा मेल की चेस्ट पे लगाया हुआ था आईपीएल के अंदर। और इतना बड़ा चेंज फ्रॉम 2008 टू 2019 एडवर्टाइजिंग के अंदर, लोगों को देखने के अंदर, आईपीएल की पॉपुलैरिटी के अंदर ये हुआ। और इसको ये कहते हैं कि ये इतनी डिसरप्टिव एडवर्टाइजमेंट थी कि उसके बाद से ये जो फीमेल मेकअप ब्रांड्स हैं, इन्होंने मेल स्पोर्ट्स के अंदर भी फोरे जो है एडवर्टाइजिंग का स्टार्ट कर दिया। तो पहले सीजन के बाद ललित मोदी और बीसीसीआई को आइडिया हो गया कि ये एक बहुत बड़ा हिट है आईपीएल। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, जो सिंगापुर का ग्रुप होता है, उसके बाद वापस जाते हैं, सोनी के बाद वापस जाते हैं और वो कहते हैं कि 10 ईयर्स की जो डील है $1 बिलियन की, वो नहीं चलेगी। नई डील होगी जी $2.4 बिलियन फॉर 10 ईयर्स, यानी रीनेगोशिएट द डील। और आपने जो है वो अब डबल से भी ज़्यादा पैसे देने हैं फॉर अ 10 ईयर डील। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब सेकंड आईपीएल होता है 2009 के सीज़न में, तो इंडिया के अंदर चल रहे हैं जनरल इलेक्शंस, और प्रॉब्लम जो है वो सिक्योरिटी का है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो बीसीसीआई को कहती है कि हम आईपीएल के मैचेस, चूँकि एक बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा होता है, तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सेकंड आईपीएल जो है वो वाइड आईपीएल था जो इंडिया से बाहर खेला गया, यानी साउथ अफ्रीका में खेला गया। अच्छा, इसमें रेवेन्यू का कोई इशू नहीं था। रेवेन्यू का इसलिए इशू नहीं था कि जो टिकट सेल्स हैं, जो स्टेडियम की टिकट सेल्स हैं, वो ऑलरेडी जो है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स नहीं थी आईपीएल के लिए। चूँकि आईपीएल इज़ अ टीवी प्रोडक्ट, आईपीएल जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है, टीवी पे दिखाने वाली प्रोडक्ट है। आईपीएल के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो सेकंड आईपीएल को भी इंतहाई कामयाब आईपीएल समझा जाता है, क्योंकि उसकी भी टीवी व्यूअरशिप खासी ज़्यादा थी। और इस टाइम पे बीसीसीआई और ललित, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, वो फैसला करते हैं कि आईपीएल को एक्सपैंड करना चाहिए जी, 2 टीमों को और लाना चाहिए। आपको हमने बताया था कि जो पहली टीम्स थी उनकी जो बेस ऑक्शन प्राइस थी $50 मिलियन थी। पुणे और कोची, ये 2 टीम्स को ऐड करने का फैसला किया जाता है। इंटरेस्टिंगली जो है, जो ऑक्शन प्राइस आती है इन 2 टीम्स की, तो पुणे की जो ऑक्शन प्राइस आती है वो $333 मिलियन की बिड की जाती है फॉर द टीम रिप्रेजेंटिंग द सिटी ऑफ पुणे। और जो कोची की टीम है, $370 मिलियन की बिड की जाती है। इस कीमत में कोची की टीम को खरीदा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हर उरूज को सवाल है, और पहले ही साल में कोची की टीम गोज बैंकरप्ट, यानी थर्ड आईपीएल के अंदर जो है वो कोची की टीम बैंकरप्ट हो जाती है। पुणे की जो टीम है वो 2 सीज़न के बाद जो है, साइटिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, जो है वो आईपीएल से बाहर हो जाती है। और अमूमन होता ही है कि एक सिस्टम के अंदर जब सब पैसा बना रहे होते हैं तो हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा होता है, हर व्हीलिंग एंड डीलिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। मगर होता ही है कि फाइनली थर्ड सीज़न तक आते आते आईपीएल ओनर्स जो होते हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स, दे हैव स्टार्टेड टू लूज मनी एंड ऑल हेल ब्रेक्स लूज। यानी एक मुसीबत जो है वो बीसीसीआई के सर के ऊपर है कि आईपीएल के ओनर्स अब पैसा लूज कर रहे हैं। और 2010 के अंदर बीसीसीआई ये फैसला करती है कि ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया जाए। यानी कि अकॉर्डिंग टू ललित मोदी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन क्रिकेट, ही इज़ द फाउंडर ऑफ रेवेन्यू जो इंडियन क्रिकेट के अंदर आ रहा है। वो अपने आप को आईपीएल का फाउंडर भी कहते हैं। 22 चार्जेस लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं ललित मोदी पे, इंक्लूडिंग बाईपासिंग गवर्निंग काउंसिल ऑफ बीसीसीआई, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर इन ऑक्शंस ऑफ आईपीएल, मैच रिगिंग, बिड रिगिंग, बेटिंग, किकबैक्स, मीडिया डील्स के किकबैक्स जो हैं वो ऑक्शन के अंदर। और जो बीसीसीआई के उस वक्त जो चेयरमैन होते हैं, जब ललित को सस्पेंड किया जाता है, तो एन श्रीनिवासन, ओनर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था ऑक्शन के टाइम पे,
वो जो है वो चेयरमैन होते हैं, वो एक तरह का विच हंट स्टार्ट करते हैं ललित मोदी के खिलाफ। एन श्रीनिवासन की स्टोरी वैसे अभी जारी रहेगी। ललित का एंड ये होता है कि वो इवेंचुअली जो है वो इंडिया से निकल जाते हैं और वो लंदन मूव कर जाते हैं, और इस वक्त यानी 2025 तक ललित जो है वो 2010-2011 में इंडिया छोड़ के चले गए थे। आज तक वो इंडिया वापस नहीं गए। उनके ऊपर खासे ज़्यादा केसेस हैं, बड़े सीरियस नौयत के जो हैं वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ललित के ऊपर। वो जाहिर है कि डिनाई करते हैं, डिनाई कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से इन एलिगेशंस को, बट वो एक्चुअली अपने एलिगेशंस को उन्होंने इंडिया आके फेस नहीं किया। तो वी आर रियली इन नो पोजीशन टू से कि इन एलिगेशंस के अंदर हकीकत क्या है अनटिल दे आर प्रूवन इन कोर्ट। और फाइनली 2013 में ललित मोदी को लाइफ टाइम बैन लग जाता है बीसीसीआई की तरफ से। लाइफ टाइम जो है वो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन से ललित मोदी बाहर आ जाते हैं। मगर 2013 ही वो साल है जब आईपीएल के अंदर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल स्टार्ट होता है। होता ही है कि एक स्टिंग ऑपरेशन करती है इंडिया की जो पुलिस है, वो स्टिंग ऑपरेशन को 2013 में स्टार्ट किया जाता है, और दो टीम्स यानी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो है स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। उसमें ये साबित होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन और उनकी जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है स्पॉट फिक्सिंग में आईपीएल मैचेस के अंदर। और इन एलिगेशंस के बाद शुरू में एन श्रीनिवासन जो है वो चेयरमैनशिप को रिज़ाइन करने से अवॉइड करते हैं, मगर फाइनली इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करता है आईपीएल के मैटर्स के अंदर, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंटरवीन करता है, और वो आईपीएल का जो घोड़ा बेलगाम हो गया होता है, इंडियन क्रिकेट का जो घोड़ा बेलगाम हो गया होता है इतने ज़्यादा पैसों को देख के, तो उसको इन लाइन करने की कोशिश करता है। क्योंकि 2013 तक आते आते इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के सिस्टम को ये समझ आ गया था कि ये हमें कहीं ना कहीं रेड लाइन खींचनी पड़ेगी। जो पूरी दुनिया है, क्योंकि आईपीएल उस वक्त तक एक दुनिया का मेगा ग्लोबल ब्रांड बन चुका होता है, तो उनको ये समझ आ जाता है कि अगर हम एक रेड लाइन नहीं खींचेंगे तो इंडिया की जो एफडीआईज है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रेगुलेशन होती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन होती है, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होती है वो एडजुडिकेशन होती है। यानी उसको ये श्योर होना चाहिए कि मैं जब एक मुल्क में पैसा लगाऊंगा तो वहाँ पे करप्शन नहीं होगी, वहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो हमारे खिलाफ नहीं चलेंगी, वहाँ पे जो लेजिस्लेशन है वो प्रो बिजनेस होंगी। और इंडिया में हिस्टोरिकली रहा ये कि उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बैकडोर कंपनीज़ हैं। यानी कि अगर आप विप्रो को देख लें, अगर आप इन्फोसिस को देख लें, तो ये ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, मगर ये बैकडोर कंपनीज़ हैं। इंडिया की जो बड़े कंग्लोमरेट्स हैं यानी कि रिलायंस की तरह के, वो ज़्यादातर उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिकली हैं। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड बन गया था इंडिया के अंदर जिसकी ग्लोबल अपील थी, जिसके अंदर दुनिया से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे थे। जब आईपीएल के अंदर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, जब आईपीएल की ऑक्शन के ऊपर आवाज़ उठना शुरू हुई, तो इंडियन गवर्नमेंट भी और इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने भी फैसला किया कि इस रेड लाइन से आगे नहीं जाना, इस सारे मेस को जो है वो क्लीन अप करना ज़रूरी है। अगर इंडिया के अंदर हमने आगे चलना है, नई दुनिया के साथ कारोबार करना है, तो राजस्थान और चेन्नई की टीमों को इंडियन सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देती है फॉर द नेक्स्ट आईपीएल, और दो टीमों को शामिल करती है जस्ट फॉर 1 सीज़न के वो उस सीज़न से आगे चलें। और वो पुणे और राजीकोट की टीम है जो उस साल का आईपीएल खेलते हैं। फाइनली जी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीरियसनेस और आईपीएल ब्रांड को बचाने के लिए ये सारी इंटरवेंशन होती है, तो जो बीसीसीआई का बोर्ड है वो उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। और फाइनली जो है वो लोग जिनका अनब्लेमिश्ड करियर होता है, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है जिन लोगों का, उनको बोर्ड में लाया जाता है, पूरा रिवैम्प करके एक बीसीसीआई को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है कि जो ब्रांड इंडिया है उसको प्रमोट किया जाए एज समथिंग जहाँ पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो तो जो लेजिस्लेशन है और जो जुडिशियल साइड है इंडिया की, वो इस किस्म के ब्रांड्स को, इसके अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करें उनको प्रोटेक्ट करेगी। और फाइनली 2015 तक जो है वो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है एक नई बीसीसीआई का और एक नए आईपीएल का। आज का जो आईपीएल आप देखते हैं 2025 का, उसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये नज़र आएगी कि आईपीएल को फ्रॉम ए सिंगल पर्सन रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदे से मंसूब ऑर्गेनाइजेशन से हट के एक कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। आईपीएल जो है वो
इस वक्त चैंपियन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का। 2017 के अंदर जो है वो मीडिया राइट्स ऑक्शन दोबारा की गई, क्योंकि 2007 में जो राइट्स की डील साइन की गई थी, 10 ईयर डील जो आपको बताया था 2.5 बिलियन की, जब उसको साइन किया गया तो रूपर्ट मर्डॉक ने अपनी दोबारा एंट्री की इंडियन मार्केट के अंदर, और उन्होंने जो है वो ये राइट्स दोबारा खरीद लिए टू शो IPL इन इंडिया फॉर 5 years। एंड रूपर्ट मर्डॉक दिस टाइम पेड $2.5 बिलियन, यानी $2.5 अरब फॉर 5 year डील टू शो इंडियन क्रिकेट ऑन टीवी। ये जो IPL की स्टोरी है ये एक्चुअली मीडिया राइट्स और उससे जनरेट होने वाले पैसे की स्टोरी है। इसको अगर आप सुने हैं, आपने इसको सुना भी है और आपको आइडिया भी है कि ये किस किस्म की व्हीलिंग डीलिंग होती है ऑक्शन के अंदर भी, तो पैसे इवेंचुअली जो है वो मीडिया राइट से जनरेट होते हैं इस किस्म की प्रोडक्ट के। तो जो अगर आपने तरक्की देखनी है, IPL की तरक्की का अंदाज़ा लगाना है, तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो पहली 10 ईयर डील थी वो $2.5 बिलियन की थी, 2008 में साइन की गई। 2017 में रूपर्ट मर्डॉक और स्टार जो है वो दोबारा ख़रीदते हैं मीडिया राइट्स की डील। इस टाइम दे पे 2.5 बिलियन फॉर 5 years। मगर फाइनली जो इंटरेस्टिंग डील थी IPL की जो साइन की गई 2022 में, जब वो 5 year डील एक्सपायर हुई, तो डिज्नी और स्टार जो हैं वो $3 बिलियन की डील करते हैं फॉर टीवी राइट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डिज्नी और स्टार ऑफर करते हैं $3 बिलियन फॉर टीवी राइट्स फॉर 5 years टू शो IPL ऑन इंडियन टीवीज़। मगर एक पैरेलल डील भी साइन की जाती है उस वक्त तक, और वो डील जो है एक कंपनी वायाकॉम साइन करती है, और वायाकॉम पेज $3.1 बिलियन फॉर डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग राइट्स। यानी डिजिटल और स्ट्रीमिंग राइट्स के पैसे अलग दिए जाते हैं $3.1 बिलियन एक कंपनी वायाकॉम की तरफ से, कि वो जो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो है वो IPL के मैचेस दिखाएगी। और वायाकॉम किसकी कंपनी है? वायाकॉम जो है वो रिलायंस इंडिया और पैरामाउंट मीडिया ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है, और उस वक्त तक जो है वो रिलायंस इंडिया और पैरामाउंट को ये समझ आ गया था कि जो फ्यूचर है वो एक्चुअली स्ट्रीमिंग के अंदर है, डिजिटल के अंदर है। और शायद स्टार को भी ये समझ आ गया था कि जो फ्यूचर है वो एक्चुअली टीवी की व्यूअरशिप कम होती जा रही है, और लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रीम करके जो है वो IPL को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा तब्दीली 2015-16 के बाद आई इंडियन लैंडस्केप के अंदर, जिसके अंदर हम पहले भी प्रोग्राम बना चुके हैं कि जब मुकेश अंबानी की रिलायंस ने जियो के नाम से एक मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट की, JIO जियो के नाम से इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जो डेटा की कॉस्ट थी, यानी कि जो ब्रॉडबैंड डेटा की कॉस्ट थी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, उसको तकरीबन ज़ीरो कर दिया गया। और अब वो टाइम था जियो के लिए कि वो अपनी इस मार्केट पेनिट्रेशन को कैश कराता, यानी कि पूरे इंडिया में जिन लोगों के हाथ में रिलायंस का दिया हुआ जियो नेटवर्क का फ़ोन था, वो अपने फ़ोन के ज़रिए IPL को देख सकते थे। टीवी देखने की अब ज़रूरत ही कोई नहीं है। और ये फ्यूचर जो है, इसके ऊपर पिछले 10-15 साल से इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट मेहनत कर रही थी कि IPL को एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया जाए जो 1 साल में 2 महीने के लिए लोगों के घरों में भी हो, लोगों की जेबों में भी हो, पूरी दुनिया के लोग उसको शौक से देखते हों, पूरी दुनिया के लोग उसको शौक से देख के एंटरटेन होते हों। आपको आइडिया ये बता देते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन की IPL में पहली टीम जो है वो $50 मिलियन की ऑक्शन प्राइस थी, उस पर सेल हुई। सेकेंड ऑक्शन के अंदर जब 2 टीमें आई, पुणे और कोची की टीमें, तो अप्रॉक्सीमेटली $350 मिलियन एवरेज से ये दोनों टीमें बिकी। फाइनल ऑक्शन जो है जब IPL की एक्सपेंशन की गई तो 2 टीमें और ऐड की गई, यानी गुजरात टाइटन्स $750 मिलियन जो ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी फर्म, यानी बरतानिया की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने ली $750 मिलियन। सेकेंड टीम जी लखनऊ सुपर जायंट्स। द प्राइस पेड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स वॉज $950 मिलियन, तकरीबन $1 अरब। वो टीमें जो 2008 में $50 मिलियन में कोई लेने को तैयार नहीं था, उन टीमों को $1 बिलियन का बेचा गया फाइनली 2021 में। रेड बर्ड का जिनको नहीं पता, रेड बर्ड एक बहुत बड़ी अमेरिकन स्पोर्ट्स बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, अमेरिका बेस्ड फर्म है ये। लखनऊ सुपर जायंट्स की बिड जो है वो रेड बर्ड ने की, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इक्विटी फर्म्स इन द वर्ल्ड। दैट वुड मीन कि IPL हैड ट्रूली गॉन ग्लोबल, यहाँ तक कि अमेरिका का जो प्राइवेट इक्विटी का जो पैसा है वो भी IPL के अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। IPL की स्टोरी को सुनने के बाद ये समझ आता है
कि एक शख्स, एक आइडिया, एक बोर्ड, इन्होंने एक आइडिया निकाला कि क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेट को मोनेटाइज कैसे किया जाए। उसके नतीजे में ना सिर्फ क्रिकेट मोनेटाइज हो गई, ना सिर्फ एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बन गई, बल्कि उनका जो बोर्ड है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसकी डोमिनेंस ना सिर्फ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट के अंदर बल्कि ग्लोबल क्रिकेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ग्लोबल क्रिकेट को भी, आईसीसी को भी बीसीसीआई डिक्टेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई और इंडिया के पास है। इंडिया अपनी मर्ज़ी से मैचेस खेलता है, अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको लेवरेज हासिल है बोर्ड्स के अंदर। उसके ग्लोबल होने का मतलब ये है कि उनका जो ब्रांड है, इंडिया का जो ब्रांड है, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली। सारी दुनिया में जो मुल्क स्पोर्ट्स क्रिकेट से वाकिफ़ हैं उनके अंदर भी, और वो मुल्क जो क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि जो अमेरिका यूएसए की तरह का मुल्क है, वहाँ पे भी आईपीएल की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गया, और एक तरह का ब्रांड इंडिया भी इस्टेब्लिश हो गया आफ्टर दिस प्रोडक्ट, जो कि ललित मोदी और बीसीसीआई का एक ड्रीम था। करप्शन से स्टार्ट की गई, या आप कहेंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैंडल से बहुत ज़्यादा मसले थे, मगर शायद इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हमेशा शायद उसका स्टार्ट इसी तरह होगा। तो एक सरफिरा बोर्ड और एक सरफिरा चेयरमैन चाहिए होगा जो इस तरह की डील्स करके इस तरह का प्रोडक्ट बना दे, और फिर किसी जगह पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इससे आगे जो है वो रेगुलेशन के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। और आईपीएल के इर्तिका को जो लोग स्टडी करेंगे, फ्यूचर में भी हो सकता है कि आईपीएल आने वाले दिनों में $100 बिलियन ब्रांड बन जाए। तो उसको स्टडी करेंगे, उनको ये समझ आएगा कि एक्चुअली जो है वो इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कारोबार धंधा करने का तरीका क्या है। तो इस लंबी वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया, और हमें ऐसे लगता है कि आईपीएल की कहानी अभी शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया।